जय हिंद, नमस्कार। फिर से स्कूल ऑफ माइनिंग में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज फिर से ये सेकंड लेक्चर है विनिंग एंड वर्किंग में जियोलॉजी सेक्शन का, जिसमें अपन देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। उसके अगेंस्ट में उसके लिए अपन ने ये नेबुलर हाइपोथेसिस देखा था। ठीक है, अब नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद दूसरे एक दो हाइपोथेसिस जो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें अपन थोड़ा सा समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस। बराबर, प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस। तो इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था दो वैज्ञानिक थे। एक थे जिसका नाम था चैम्बरलिन। ठीक है, ये किसके ये जो हाइपोथेसिस देने वाले वैज्ञानिकों का नाम क्या है, तो वो याद रखना है अपने को। एक थे चैम्बरलिन। ठीक है, एक थे चैम्बरलिन और दूसरे थे मोल्टन। ठीक है, मोल्टन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए आप सिर्फ एक वर्ड याद रखो, PCM। ठीक है, मैनेजर आपको बोलते हैं ना कि भाई हम PCM इश्यू करेंगे, प्रोग्रेसिव कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट। तो उसको आप याद रख सकते हो। P मतलब प्लेनेटिसिमल, C मतलब चैम्बरलिन, M मतलब मोल्टन। बराबर, तो ये PCM ने दिया हुआ एक जो थियरी है। ठीक है ना, ये कब दिया था? तो 1904 में दिया था। अभी ये ईयर नहीं पूछेगा, फिर भी आप थोड़ा थोड़ी मोटा मोटी याद रखो तो ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की चीज़ नहीं है। इसमें क्या था कि पहले से जो अपना सन था ना, यहाँ देखो फिगर में, ये सन पहले से यहाँ पे एग्जिट्स था और यहाँ से एक जो स्टार है वो धीरे धीरे अप्रोच हुआ। ठीक है, ये अप्रोच सन के पास से हुआ तो उसका भी मास बहुत ज़्यादा था। तो ये इसने क्या किया, एक ग्रेविटी की वजह से सन के अंदर से कुछ जो मतलब छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स जो है ना, वो उससे निकलने लगे। मतलब जैसे सन यहाँ, ये स्टार जो है यहाँ पे एकदम यहाँ पे जब रहा होगा तो ये छोटा पार्ट यहाँ से डिटेच हुआ। फिर जैसे स्टार यहाँ पे आया होगा तो ये थोड़ा सा बड़ा स्टार हुआ। तो ऐसे ऐसे करके मतलब इसमें से जो पार्ट है ना वो डिटेच हो गए। तो ये डिटेच हुए पार्ट्स ऐसे मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से प्लेनेट को ये जो सन है ना उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। और ये स्टार था वो धीरे से अपना जो अपने जो जगह था, मतलब जहाँ पे वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो स्टार तो चला गया, बट ये बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ ऐसे प्लेनेटिसिमल जो सन, जो एक बड़ा सा सन था उसके मास से डिटेच हुए थे। तो कुछ टाइम बाद वो क्या हुए, कंडेंस होने लगे और कंडेंस होके वो इकट्ठा होने लगे। जैसे इसके पास जो भी छोटे छोटे पार्ट हो गए वो एक पार्ट बन गया, यहाँ पे जो भी पार्ट होगा वो एक पार्ट बन गया, ऐसे करके बनने लगे और ग्रेविटेशनल पूल की वजह से वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे। तो यही ये अपने को प्लैनेटिसिमल थियरीज बताता है। ठीक है, तो इसको याद, मेन इसमें ये याद रखो कि इसको किसने दिया था। इसमें पहले से सन एग्जिस्ट था और सन के पास से एक स्टार पास हुआ जिसकी वजह से छोटे छोटे प्लैनेटिसिमल हुए। कुछ टाइम बाद प्लैनेटिसिमल का जो बड़ा पार्ट होगा वो छोटे पार्ट को अपनी तरफ आकर्षित किया और वो जो बड़ा पार्ट था उसको और बड़ा बन गया। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी साइज़ में डिफरेंस साइज़ के प्लैनेट्स यहाँ पे डेवलप हुए। तो ये थियरी इन्होंने दी थी, तो प्लैनेटिसिमल है। उसके बाद गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस है। ठीक है, गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। तो इसमें देखो, इसका नाम ही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम, थियरी का नाम है गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस। अभी इसमें गैसियस है तो इसमें याद रख दो जी। बराबर, जेम्स, ये किसने दिया हुआ था, ये किसने दिया हुआ था? तो ये लिखो, जीन्स एंड जेफरी, जीन्स एंड जेफरी ने दिया हुआ था। तो इसमें जीजे याद रखो ना, जीजे याद रखो, जी जे याद रखो। जीजे मतलब गुजरात याद रखो, गुजरात से आप याद कर सकते हो। गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस किसने दिया हुआ था? तो जीजे ने दिया हुआ था। तो जी मतलब गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस, जे मतलब जीन्स है, जे मतलब जेफरिन। तो ऐसे पर जी करके ऐसा शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से आप याद रखोगे तो इजीली याद रख जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक खास इंपॉर्टेंट है, ट्रिक को आप याद रखो, इजीली याद हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा थियरी में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसमें भी एक स्टार पहले से, ये जो स्टार है ना, मतलब स्टार तो क्या है, एक प्रोटोसन पहले से गैलेक्सी में था। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक सन भी था और एक स्टार भी था। ठीक है, और एक स्टार के पास से एक दूसरा स्टार पसार हुआ तो इसमें से कुछ ना कुछ गैसियस टाइड्स हुए, इसमें जैसे प्लैनेटिसिमल छोटे छोटे मास इसमें से निकले थे सन में से, वैसे ही यहाँ से कुछ गैसेस डिटेच हुई और धीरे धीरे वो अपना अलग अलग शेप में यहाँ पे
10 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, और 10 पार्ट में से 9 जो है अपन बोलते हैं प्लेनेट, वो प्लेनेट में कन्वर्ट हो गए, बस उतना ही है। यहाँ पे गैस थे, यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक गैस की टाइड्स, मतलब जो आती है ना समुद्र में टाइड्स, वो टाइड थी, और यहाँ पे कुछ नहीं थे, प्लैनेट्स के छोटे छोटे पार्ट थे। तो ये दो चीज़ आप याद रखो, इतने ही हैं गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बाद आता है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस को आप कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए सबसे पहले ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है BRL। क्या है? BRL। BRL से आप याद रखने की कोशिश करो। BRL मतलब बाइनरी हाइपोथेसिस, आर मतलब रसेल जो वैज्ञानिक है जिन्होंने दिया हुआ है, और एल मतलब लिटलटन, सॉरी लिटलटन। तो BRL याद रखो। तो बाइनरी हाइपोथेसिस ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया हुआ है। इसमें भी सेम था कि भाई एक सन था, और उसके में से क्या था, ऑलरेडी 2 स्टार अवेलेबल थे, तो उसमें से गैसियस टाइड वगैरह और कुछ फिलामेंट्स भी निकले, कुछ मास भी निकला, कुछ गैस भी निकला। और जैसे मतलब गैसियस टाइडल वाली थियरी थी ना, उसमें सेम है। इसमें गैस प्लस मास दोनों वो बाहर निकलते हैं, मतलब डिटैच होते हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन होता है, गैस प्लस मास दोनों रहता है। इसमें सिर्फ मास रहता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गैस रहता है, इसमें गैस प्लस मास रहता है। ठीक है ना, ये धीरे से कंडेंस होने लगे, और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो भी गैस प्लस मास है वो आज के जो भी प्लैनेट्स है उसमें वो कन्वर्ट हो गया। तो यही बाइनरी स्टार थियरी अपने को बता रही है। तो उतना याद रखो। BRL याद रखो कब दिया था, तो वो याद रखना है, तो 1938 में याद रखो। ये 1938 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस हो गया। 3 इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस हो गए, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे अपन, जिसको क्या बोलेंगे, इसका नाम है एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ। ठीक है, अभी एज ऑफ अर्थ कंसिडर करने के लिए, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था ना कि बहुत सारी पैटर्न है, तो उसमें से सबसे पहली पैटर्न क्या है, सबसे पहली मेथड क्या है कि भाई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो सबसे पहली मेथड है, उसके द्वारा जो है एज नापी गई है। उसके बाद रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हो गया। तीसरा हो गया सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। सी वाटर। चौथा हो गया रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसके आगे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। तो ये कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब जो अर्थ का एक सिंपल फॉर्म था ना, वो फॉर्म में जैसे आज एक डार्विन जैसे वैज्ञानिक है जिन्होंने उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत दिया कि मानव आदमी है जो पहले कैसा था, फिर धीरे धीरे उसमें से कैसे इवोल्यूशन होके आज के मॉडर्न जो आप अपने को इंसान दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, वैसे ही वो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स वगैरह जो पृथ्वी पे थे उसको कैसे इवोल्यूशन होके या मतलब स्टडी किया, और बेसिकली बायोलॉजिस्ट द्वारा ये किया गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखो कि भाई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थियरी के हिसाब से अर्थ की एज कितनी है, तो अर्थ की एज है 1000 मिलियन ईयर। ओके, 1000 मिलियन ईयर। फिर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक का जैसे ये बनती है ना, जैसे अर्थ का सॉलिडिफिकेशन हुआ। अर्थ पहले क्या थी, गैसियस फॉर्म में थी, धीरे धीरे वो सॉलिड हुई। ठीक है ना, वो अलग अलग थियरीज में अपन ने देखा। तो जैसे सॉलिडिफिकेशन हुआ, तो उसके साथ साथ भी अर्थ का क्या हुआ, जो उसका से उसमें जो सेडिमेंट्री रॉक है उसका भी सेडिमेंटेशन हुआ। तो उसके सेडिमेंटेशन के रेट से अपन निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितनी एज है, तो 500 मिलियन ईयर है। ठीक है, हाफ कर दो। ठीक है, इसकी हाफ हो गई यहाँ पे 500 मिलियन ईयर, तो इजीली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्या हुआ, सैलिनिटी मतलब जो क्षारता है समुद्र में, उसके ऊपर उसके हिसाब से कितना
अर्थ का एज आ रहा है, तो जैसे पहले था ना, पहले जो समुद्र थे, जो ओशंस थे वो मीठे थे, धीरे धीरे वो क्या हो गए, उसमें सी वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया सेलाइन वाटर में। ठीक है, वो सेलाइनिटी का जो रेट है उसको करंट रेट के हिसाब से बैकवर्ड कैलकुलेशन मार के जो रेट निकाला है उस हिसाब से कितने ईयर है, तो 120 मिलियन ईयर है। ठीक है, ये जितनी भी थियरी हो उतनी ट्रस्टवर्दी थियरी नहीं है, इसलिए अपन इसमें बहुत ज़्यादा घुसेंगे नहीं। फिर रेट ऑफ कूलिंग, जो मैग्मा कूलिंग का रेट होता है उसके भी, उससे भी निकाला, तो उससे भी कितनी एज निकली इसकी, 120 मिलियन। यहाँ 120 है तो यहाँ पे सिर्फ 20 मिलियन ईयर है। ये मैच द फॉलोइंग में अपने को बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है, तो थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे इस अर्थ की एज डिफाइन करने के लिए रेडियो मेथड है, रेडियो मैट्रिक डेटिंग। रेडियो मैट्रिक डेटिंग क्या है, रेडियो मैट्रिक डेटिंग, ये इसमें से खास अपने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी ये इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि इसको पहले तो है क्या है, तो कोई भी एलिमेंट जो पृथ्वी पे है ना उसको रेडियोमेट्रिक मतलब उसके कुछ आइसोटॉप रहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके होता है कुछ उसके आइसोटॉप्स के। ठीक है, उसमें दो चीज़ रहती है, एक एक रहता है पेरेंट रॉक। ठीक है, एक रहता है पेरेंट रॉक, याद रखो पेरेंट रॉक रहता है, और पेरेंट रॉक को डीके होके धीरे से उसमें से एक प्रोडक्ट निकलती है, उसका बच्चा, DAUGS, डॉटर एलिमेंट, डॉटर प्रोडक्ट्स या एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, डॉटर प्रोडक्ट्स निकलता है। ठीक है, तो ये पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट रॉक है, उसमें से वो डॉटर जो प्रोडक्ट निकली वो निकलने में कितना समय लगता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, याद रखो खास। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ कि भाई सपोज एक इसमें देखो रेडियोमेट्रिक डेटिंग में 3 टाइप के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको स्टडी किया जाता है। उसमें से सबसे पहले है यूरेनियम। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको ही मतलब उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है ना, उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है, तो 4500 मिलियन ईयर। ठीक है, और इसका हाफ लाइफ पीरियड के बाद जो डॉटर प्रोडक्ट होगी वो कौन सी कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक 1 आउंस है, तो इसमें से डॉटर प्रोडक्ट कन्वर्ट होगी वो 1.5 होगी, लीड 206। ठीक है, तो उस हिसाब से नापा गया है। तो अपन देखें तो यूरेनियम के हिसाब से ये क्या है, अर्थ की एज, तो अर्थ की एज जो है नहीं, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, तो हाफ लाइफ ये है 4500 मिलियन ईयर। ओके, इतना याद रखो अभी। ठीक है, अब ये यूरेनियम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद पोटेशियम को याद रखो, एक ये हो गया, दूसरा है पोटेशियम 40। ठीक है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, उसकी हाफ लाइफ है 11,900 मिलियन ईयर। ठीक है, 11,900 मिलियन ईयर, और उसकी हाफ लाइफ में जो डॉटर प्रोडक्ट कन्वर्ट होगी वो क्या होगी, आर्गोन 40 होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है रुबिडियम। ठीक है, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, उसकी हाफ लाइफ होगी 47,000 मिलियन ईयर, और उसकी हाफ लाइफ के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रोंटियम। ठीक है, 87। ये आप याद रख सकते हो, रिबोडियम 87 से उसकी हाफ लाइफ इतनी होती है, और ये हाफ लाइफ होने के बाद जो डॉटर प्रोडक्ट मिलती है वो इतनी मिलती है। बट ये तो हो कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ के हिसाब से कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी हाफ लाइफ क्या होती है ये कैलकुलेशन है। बट इससे अर्थ की एज कैसे निकलेगी, तो जय भाई ओल्डेस्ट अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ओल्डेस्ट पार्ट है ना, ओल्डेस्ट पार्ट अगर उसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाए तो उसमें मैक्सिमम 3,500 मिलियन ईयर आ रहा है। कितना ईयर आ रहा है, 3,500 मिलियन ईयर आ रहा है।
उससे पुराना कोई रॉक अर्थ की क्रस्ट में नहीं मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद जो उल्का जो मेटेरियल जो उल्का जो आसमान से गिरती है और उसकी अगर एज देखे इस हिसाब से, तो उसकी भी जो है एज कितनी मिलती है, 4600 मिलियन ईयर मिलती है। ठीक है ना, मेटेरियल। तो उस हिसाब से मतलब ये रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से 3500 ईयर मैक्सिमम जो है वो अर्थ की एज हो सकती है, ऐसा बोला गया है। बट फिर भी ये मेथड यूज़ करके अपन कर सकते हैं, बट इतनी तो किसी की हाफ लाइफ मिल ही नहीं रही है। इतना कोई ओल्डेस्ट रॉक टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा अर्थ पे। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कितनी हाफ लाइफ रहती है तो वो आप एक याद करके रखो। ठीक है। फिर ये जो सर्टेन हाफ लाइफ के हिसाब से अगर एज कैलकुलेट करें तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट रॉक को अपन रेडियोमेट्रिक डेटिंग और ये हाफ लाइफ के हिसाब से कंसिडर करना, दरेक ये तीनों तीनों जो मेथड है ना, ये तीनों मेथड उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो इसको इतना साइंटिफिकली प्रूवन नहीं माना गया है, बट फिर भी क्या है वो अपने को थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद एक आता है 6 नंबर में, देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे थोड़ी सी एक्यूरेसी दूसरे कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है। फिर ये रेडियो कार्बन डेटिंग है ना, उसमें एक एलिमेंट रहता है कार्बन, याद रखो कार्बन। अब कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। एक रहता है C12, C13, C14। इसमें से जो C14 है ना वो सबसे ज़्यादा उसकी हाफ लाइफ है। इसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है, कितनी है तो 5730। ठीक है, 5730 ईयर्स, मिलियन नहीं है। ठीक है, 5730 साल तक इसकी हाफ लाइफ है। अभी ये किस लिए यूज़ होता है, तो अभी अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल आगे देखेंगे ना, तो टाइम स्केल में अपन इसकी 75,000 ईयर्स तक की अपनी टाइम स्केल अवेलेबल है। ठीक है। अब इसमें अपन ये 5730 साल तक ही दे सकता है, तो ये C14 कहाँ तक की जो रेडियो कार्बोमेट्रिक डेटिंग और एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है। तो 5730 साल मतलब आइस एज, जो पृथ्वी पे पहले आइस एज थी ना, तो उसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग के हिसाब से उसकी एज जानने के लिए ये यूज़फुल हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट याद रखो, आइस एज की जानकारी इसके थ्रू मिल रही है, C14 के थ्रू। और 5730 साल तक ये रेडियो इसके आइसोटेप के थ्रू अपन इसकी हाफ लाइफ कंसिडर करके इसमें निकाल सकते हैं। तो जैसे हिस्ट्री वगैरह का जो भी रहता है ना, वो रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसकी एज निकाली जाती है कि ये कितना पुराना इसमें हो सकता है। ठीक है ना, C14 के इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें C14 एक याद रखो बस, इसके बाद कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ, अब इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बहुत सारे ट्रिक इसमें मैं बताऊंगा, इजीली याद रह जाएगा इंटीरियर ऑफ अर्थ। अभी अब के बाद अपना जो एग्जैक्टली टॉपिक है ना विनिंग वर्किंग के लिए, वो अभी नेक्स्ट इस लेक्चर से चालू होंगे। बट फिर भी ये जो बताया वो थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करो और साइड में साथ साथ में लिखते रहो, तो डेफिनेटली याद रह जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें सोचना और मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में या वाई में नहीं जाना है ना, हाउ में नहीं जाना है, सिर्फ वाई रखो, वॉट रखो। वॉट के ऊपर आप फोकस करो, हाउ के ऊपर फोकस मत करो। हाउ के ऊपर फोकस करोगे तो 4 महीने तक भी आपका जियोलॉजी कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।